कहते हैं कि काम करने का तरीका यदि सही हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि हम जर्नल स्टडी की तैयारी के लिए बहुत सारी बुक, चाहे जियोग्राफी की है, इंडियन हिस्ट्री की है या फिर जनरल साइंस की है, सभी को पढ़ लेते हैं। लेकिन इन सभी को पढ़ने के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है वो आती है रिवीजन की, कि इतने सारे डाटा को हम रिवाइज कैसे करें। तो इसका सोल्यूशन आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप सभी न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐसी ऐप जरूर होगी जिससे आप डेली की खबरें पढ़ते होंगे। तो आप उन्हीं खबरों का इस्तेमाल करके अपनी जो जर्नल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी जर्नल स्टडी की प्रेपरेशन है, उसको अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। अब इसको कैसे स्केल अप करेंगे और उसका मेथड क्या है, उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप न्यूज को कैसे पढ़ते हैं, न्यूज में छुपे हुए जो सामान्य ज्ञान है क्या आप उसको प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर पाते। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चन करते हैं। यदि आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज मैं आपके लिए चला दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो लाने का। तो आजकल आपने देखा होगा चैनल पे वीडियो भी बहुत कम आ रही है, तो उसकी वजह यही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो लाइव चल रहा है एक महीने से लगभग हर एक न्यूज चैनल पर, चाहे वो इंडिया का है चाहे वर्ल्ड का है, वो कौन सा इवेंट है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज के अंदर जब यूक्रेन पर हमला हुआ था रशिया के द्वारा, तो भारतीयों को निकाला जा रहा था यूक्रेन से। तो भारतीयों को क्या कहा जा रहा था कि आप या तो पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच जाइए, ठीक है, आप रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच जाइए, आप हंगरी बॉर्डर तक पहुंच जाइए, वहां से हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। और उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ था। अब यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहां से आप अपनी स्ट्रैटेजी के रिवाइज कर सकते हैं, जैसे पोलैंड की राजधानी क्या है और पोलैंड की करेंसी क्या है, या फिर जो यूक्रेन है उसके आसपास कौन से बॉर्डर स्टेट या फिर कंट्रीज लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब आप मेरे को बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती हैं। ये बार बार फ्लैश हो रही थी न्यूज में जब हमला हुआ था, जब इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा था, आसपास की कंट्री जो यूक्रेन के आसपास पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है पोलैंड, मोल्डोवा, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रशिया, स्लोवाकिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, लिथुआना, पोलैंड, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। कौन सा इसमें से आंसर होगा मेरे को बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 1, पोलैंड, मोल्डोवा, बेलारूस और स्लोवाकिया। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये है यूक्रेन और रशिया से बॉर्डर शेयर करता हुआ मैप, जिसमें आसपास जो यूक्रेन के स्टेट या फिर कंट्रीज लगते हैं उनको दिखाया गया है, जैसे बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है। तो ये कौन सी हैं? बॉर्डर कंट्री हैं जो यूक्रेन के साथ लगती हैं। तो हमारे पहले ऑप्शन में हमने देखा पोलैंड, मोल्डोवा, बेलारूस, स्लोवाकिया। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are true about the North Atlantic Treaty Organization? अब युद्ध शुरू हुआ तो उसका मुख्य कारण जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है वो है अमेरिका के द्वारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो का विस्तार ईस्ट साइड में करना। यानी कि आप जानते हैं जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो एक्सपेंशन यूरोप में तो है ही है, साथ ही साथ जो नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्री हैं, कनाडा और अमेरिका, वो इसके मेंबर हैं। कुल मिला के इसमें जितने मेंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के जो यूक्रेन था वो नाटो का पार्ट बनना चाहता था और अपनी सुरक्षा के लिए रशिया ने फिर यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। तो नाटो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। तो नाटो के बारे में आप क्या बातें जानते हैं, जहां से आप स्टैटिक जीके नाटो से रिगार्डिंग रिवाइज कर सकते थे। तो आपने क्या क्या रिवाइज किया देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि द नाटो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। दूसरी है नाटो हैज 30 मेंबर्स, इसमें 30 मेंबर हैं, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो सभी कंट्रीज जो मैक्सिमम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की हैं। NATO emerged out after North Atlantic Treaty signed on 4 अप्रैल 1949। तो यदि आपने नाटो के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये तीनों ऑप्शन आपने पढ़े भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
ऑल आर करेक्ट। जी हाँ, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स, जो कहां पड़ता है? बेल्जियम में। नाटो के अंदर 30 मेंबर हैं, जो मोस्टली कौन से हैं? यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन देश हैं। नाटो इमर्ज आउट हुआ कब? जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स विद देयर डेफिनेशन। अब कहोगे फंडामेंटल राइट्स कहां से आ गए? ठीक है, ये तो न्यूज में थे ही नहीं। तो आपने हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। यदि आपने टीवी चैनल्स पर, न्यूज पर इससे रिगार्डिंग पढ़ा है, हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड डिबेट सुनी है, या फिर आपने न्यूज अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो आपने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स थे जो आपने बार बार देखे होंगे, जिनका जिक्र टीवी डिबेट में और न्यूज़पेपर में आ रहा था। कौन कौन से थे? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। तो यहां पे लेफ्ट साइड में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और राइट साइड में उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे, कि आर्टिकल 15 की डेफिनेशन क्या है, 19, 21 और 25 की क्या है। देखते हैं कौन इसको अटेम्प्ट कर पाता है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 15 की। सबसे पहले बात करें, आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ और रेस। यानी किसी भी व्यक्ति को हम उसके रिलीजन, चाहे उसका कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेस के आधार पर उसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो हमारा 1 है उसका हो जाएगा बी। फिर आते हैं आर्टिकल 19 की तरफ। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम। तो फ्रीडम के 6 राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल 19 में। कौन कौन सा? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19, तो 2 का क्या हो जाएगा? सी। फिर आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 तो मोस्ट फेमस है, बहुत बार इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 3 का हो जाएगा डी। और एक बच गया हमारा आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये 4 आर्टिकल आपको बार बार टीवी डिबेट और न्यूज में देखने को मिल रहे थे हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो अब मैंने आपको आंसर बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच स्टेट हैव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। तो आप जानते हैं अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। पहले तो राज्य आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से में हुए। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार बनी है। तो इसमें एक स्टेट ऐसा था जिसको लेके हम एक अपना स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली सीट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, सबसे ज्यादा तो किसमें है? जो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? वेस्ट बंगाल आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो ये 3 स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स पड़ती हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, जो उत्तर प्रदेश है 403 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में 294 हैं, और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर ट्रू अबाउट न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट। तो आप जानते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें सीएम बने हैं नहीं, तो उनके बारे में आपको एक फैक्ट आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एन बीरेन सिंह ऑफ मणिपुर एंड प्रमोद सिंह सावंत ऑफ उत्तराखंड। गलत। प्रमोद सिंह सावंत कहां के बने हैं? प्रमोद सिंह सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमोद सावंत नाम है इनका। प्रमोद सावंत ऑफ गोवा एंड एन बीरेन सिंह ऑफ मणिपुर। एन बीरेन सिंह ऑफ मणिपुर बिल्कुल सही है, प्रमोद सावंत ऑफ गोवा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी देखते क्या कह रहे हैं। भगवंत मान ऑफ हरियाणा, नहीं, भगवंत मान कहां के बने हैं? पंजाब के। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? पुष्कर सिंह धामी ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बने हैं। प्रमोद सावंत कहां के बने हैं? गोवा। मणिपुर के कौन है? एन बीरेन सिंह। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन।
स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए आप प्लीज इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ट्रेंडिंग में चला, तो इससे रिलेटेड क्या क्या आपने रिवाइज कर रखा है वो इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके देखिए। क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में? इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 324। Chief Election Commissioner of India can be represented, removed from their office in a manner similar to removal of judge of a Supreme Court. Fourth option कह रहा है the President appoints Chief Election Commissioner and Election Commissioner. They have tenure of 6 years or up to age of 65, whichever is earlier. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत ही है, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। जब आर्टिकल 324 में तो 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन आता है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो तो हमारी फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 सही है, आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन से। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको इम्पीच किया जा सकता है उसी मैनर में जिस मैनर में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन तीसरा भी हमारा सही है। कथन चौथा क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट, बिल्कुल, जो राष्ट्रपति होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, और जो इनका टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या फिर इनकी जो एज हो जाए वो 65 ईयर हो जाए, तो जो भी पहले होगा वो कंसिडर किया जाता है। तो कथन हमारा 1 गलत है, बाकी 2, 3, 4 एंड हमारे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भक्ति संत रामानुजाचार्य फेमस एज चीफ प्रोपोनेंट ऑफ। तो जो आप सभी जानते हैं जो भक्ति सेंट रामानुजाचार्य थे वो एक फेमस फिलोसफर थे इंडिया के। तो वो किस चीज के प्रोपोनेंट थे, कौन सी फिलोसफी के? शैविज्म के, विशिष्ट अद्वैत के या फिर शुद्ध अद्वैत के? तो ये क्वेश्चन कहां से आया, किससे प्रेरित होकर आया? आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो आप बताइए भक्ति सेंट रामानुजाचार्य किसके प्रोपोनेंट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विशिष्ट अद्वैत। तो इस तरीके से ना आपको स्टैटिक जीके या फिर अपनी जर्नल स्टडी को रिवाइज करते चलेंगे तो मैं नहीं कहता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। What do we call the instruments of monetary policy which directly affect the quantity of money supply? आपने पढ़ा होगा, फरवरी के अंदर ये न्यूज आई थी, आरबीआई ने जो अपने पॉलिसी रेट्स हैं उनको चेंज नहीं किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी में काफी ट्रेंडिंग पर रही थी। तो अब मार्केट से मान लीजिए आरबी को पैसा खींचना है, तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो आरबी चेंज करेगा जिससे मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी वो खत्म कर सके? तो इसके लिए वो यूज करता है क्वांटिटेटिव मेजर। कौन से? क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वांटिटेटिव मेजर कौन कौन से आते हैं? कैश रिजर्व रेशो होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, रेपो रेट हो गया, ठीक है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, एमएसएफ हो गया। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिससे मार्केट के अंदर आरबीआई पैसे को बढ़ा सकता है, पैसे की लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन प्रेरित है इस न्यूज से। इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड बाइंग स्प्री, आरबीआई सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ येलो मेटल। तो आरबीआई ने 2021 में, आरबीआई एक ऐसा सेंट्रल बैंक था दुनिया में दूसरे नंबर पे जिसने सबसे ज्यादा सोना खरीदा। तो अब आपको बताना है सोने को हम किस में रखते हैं? जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसका पार्ट होता है गोल्ड। इसके अलावा और कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पार्ट होते हैं आपको बताना है। पहला है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीआर बोलते हैं। दूसरा है गोल्ड, तीसरा है ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ अबव। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के एसडीआर, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सभी पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रनवे इन्फ्लेशन ऑलवेज कंसिडर एज बैड फॉर एनी नेशन बिकॉज इट हैव मैनी एडवर्स इफेक्ट्स लाइक। आप न्यूज में पढ़ते होंगे पाकिस्तान के रिगार्डिंग की, पाकिस्तान में सिलेंडर इतने 1000 रुपए का हो गया, श्रीलंका में जो है इन्फ्लेशन की मुसीबतें चल रही हैं, वहां की इकोनॉमी डैमेज हो गई है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है।
तो ये इन्फ्लेशन तो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, 2021 के मिड के बाद 2022 में भी पूरा ट्रेंडिंग, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ज्यादा रनवे इन्फ्लेशन हो जाती है, जब बेकाबू इन्फ्लेशन हो जाती है, तो वो किसी भी कंट्री के लिए बैड साबित होती है, ये हम सभी जानते हैं। क्यों बैड साबित होती है उसके कथन यहाँ पे लिखे गए हैं, बताइए, उसके इफेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्ट कॉस्टलियर, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकम हाई। देखिए जब ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो किसी भी कंट्री की जो करेंसी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। आज आप पाकिस्तान को डॉलर के मुकाबले में देख लीजिए, श्रीलंका की करेंसी को डॉलर के मुकाबले में देख लीजिए, तो वो बहुत बहुत नीचे है, ठीक है। तो इसलिए जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो आप यदि कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हैं तो आप जानते हैं जो इंटर कंट्री पेमेंट होती हैं सारी वो डॉलर में करनी पड़ेगी। तो अब आपको डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा करेंसी देनी पड़ रही है तो आपका जो इंपोर्ट होगा वो महंगा होगा। तो ऑप्शन 1 तो ठीक है, ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर। दूसरा, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग रिड्यूस, कम नहीं होती आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। यदि आपको पैसा उधार लेना है बैंक से फॉर एग्जांपल, अब जब इन्फ्लेशन हो गया तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा उनको कर देती है ना कि कम करती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग क्या हो जाती है हमारी, महंगी हो जाती है। तो कथन 2 गलत है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, जैसे मैं बता रहा हूं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं करते, तो ऑप्शन 3 भी हमारा कथन गलत हो गया। चौथा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकम हाई, ऑफ कोर्स। अब आप श्रीलंका में देख लीजिए एक ब्रेड के पैकेट की कीमत कितनी हो रखी है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। दूसरा, पाकिस्तान में 1 सिलेंडर की कीमत, चाल दावल, ठीक है, रोटी की कीमत कहां आसमान छू रही है। तो जब आप बेसिक नीड्स की ही कीमतें आज हाई हो जाएंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स क्या होगी, हाई होगी। तो कथन 1 एंड 4 हमारे क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 एंड 4। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय एनपीसीआई वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन डैश फॉर पब्लिक यूज। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम शॉर्ट में यूपीआई के नाम से जानते हैं, इसको डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो किसके अंडर काम करता है, आरबीआई के अंडर काम करता है। और यूपीआई को ऑफिशियली इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था मेरे भाई 2016 में। अब यूपीआई की ये खबर क्यों प्रेरित है, किससे प्रेरित है ये क्वेश्चन जीके का, ये प्रेरित है कि नेपाल पहला ऐसा भारत का पड़ोसी राज्य बनने जा रहा है जो यूपीआई को अपनाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2016 में पब्लिक यूज के लिए यूपीआई को लागू कर दिया गया था, ठीक है। पंडित जसराज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, वाज बिलोंग टू विच घराना। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च करी गई है। तो ऑफ कोर्स पंडित जी जसराज जी की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी याद में इसको बनाया गया है। और वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे, तो वो करते थे मेवाती घराना। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेवाती घराना। फिर आता है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक रिसर्च लोकेटेड इन। आप कहोगे ये क्वेश्चन कैसे बन गया स्टैटिक जीके का, ऑफ कोर्स बना। यदि आप न्यूज पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 50वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किया गया है किसकी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की, ठीक है। कहां पे पड़ता है इसका हेडक्वार्टर, पतंचेरू हैदराबाद के अंदर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ बायो सीएनजी गैस। अब आप कहोगे यहाँ पे बायोगैस भी हो सकता है, बायो सीएनजी गैस। तो मैंने बायो सीएनजी गैस क्यों लिखा, ये न्यूज पढ़िए। आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी, जिसे बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर। तो अब जो मेन कॉम्पोजिशन होगा बायो सीएनजी का वो क्या होता है, मिथेन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। तो बायो सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मिथेन। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर, मिथेन। नेक्स्ट है
तोरगया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट है, फेस्टिवल्स जो पढ़ते हैं हम, डांस फॉर्म पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो ये न्यूज में भी चलते हैं। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो डेली बहुत सारी अपनी जनरल स्टडी को, स्टैटिक जीके को। तो तोरगया फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मोनप्पा कम्युनिटी का ये फेस्टिवल था जो तवांग मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया गया। तवांग मोनेस्ट्री कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक और न्यूज चली कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे, जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था, ठीक है, तो ये भी न्यूज में रहा। अब इससे रिलेटेड, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक स्टैटिक जीके का फैक्ट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इंडिया में हम किसे बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा फिर इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी हैज मार्केट वैल्यू ऑफ ओवर $। तो ये यूनिकॉर्न एक वर्ड बहुत न्यूज में रहा 2022 में, वो यूनिकॉर्न कि इंडिया के अंदर अब यूरोप, ब्रिटेन से भी ज्यादा यूनिकॉर्न होने वाले हैं, 100 से भी ज्यादा आने वाले समय में इंडिया में यूनिकॉर्न हो जाएंगे। अब यूनिकॉर्न वर्ड है क्या? यूनिकॉर्न वर्ड दरअसल उस स्टार्टअप कंपनी के लिए यूज किया जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की हो जाती है। $1 बिलियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, $1 बिलियन। तो ये न्यूज किससे प्रेरित है? ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन किससे प्रेरित है? इस न्यूज से कि चेन्नई सुपर किंग ऐसी पहली फर्स्ट स्पोर्ट्स एंटरप्राइज और फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। तो पहली स्पोर्ट्स एंटिटी कौन है जो यूनिकॉर्न बनी है? CSK, यानी कि चेन्नई सुपर किंग। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते हैं 2022 में होने वाले हैं। आई थिंक जुलाई में होंगे, मैं गेस कर रहा हूं जुलाई में होंगे शायद, ठीक है। बर्मिंघम में होंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम का मोटो बता दीजिए मेरे को आप, क्या है कॉमनवेल्थ गेम का मोटो? भाई कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड हर बार न्यूज छप रही है, 1 या 2 दिनों में कोई ना कोई नया खिलाड़ी जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो यदि आप ये न्यूज फॉलो अप करते होंगे तो आप आसानी से पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, गेम्स फॉर एवरीवन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब मैंने यही क्यों पूछा आपसे? देखिए, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उसके उपलक्ष्य में हम क्या प्रदान करते हैं? नारी शक्ति पुरस्कार देते हैं। तो इस बार राष्ट्रपति के द्वारा जो नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए हैं, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 8 मार्च को। कब करते हैं? 8 मार्च को। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव असैसिनेटेड अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, या फिर कंस्पायर्ड अगेंस्ट अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन 1928। तो भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा जो है कौन से ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी? किसकी? जॉन सॉन्डर्स। जी हाँ, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, जॉन सॉन्डर्स। देखिए, मारना तो उनको किसको था? जेम्स स्कॉट को। क्यों मारना था जेम्स स्कॉट को? क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन गलती से पहचानने में गलती हो जाती है और जॉन सॉन्डर्स को वो मार देते हैं 1920 दिसंबर 1928 में, और 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी दे दी जाती है, जिनके उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? शहीदी दिवस बनाते हैं। और इससे रिलेटेड न्यूज आपने पढ़ी होगी कि पंजाब सरकार ने शहीदी दिवस के ऊपर क्या इसका ऐलान किया है? अवकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? यदि आपने बजट 2021 पढ़ा होगा, उसमें इंपॉर्टेंट एक हाईलाइट थी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाने की घोषणा करी है, जिससे रिलेटेड बिल भी 2021 में आ गया था, लोकसभा राज्यसभा में भी पास हो गया था। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताने हैं, ठीक है, कौन सा सही है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 से अपना जो काम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अप्रैल जून क्वार्टर से वो फाइनेंस करना शुरू कर देगा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड डेवलपमेंट को। तो पहला कथन क्या है इससे जुड़ा कि केवी कामत हैज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एज चेयरमैन ऑफ NABFID। केवी कामत को पहला चेयरमैन बनाया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का। दूसरा कथन है
NABFID has been set up as Development Financial Institute to support the development of long-term infrastructure financing in India. तीसरा कथन है NBFID shall be regulated and supervised as an all India financial institution by Reserve Bank of India. Fourth है initially the central government will own 100% shares of institution which may subsequently be reduced up to 26%. बताइए क्या आप जानते हैं नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में? तो यहाँ जितने भी मैंने यहाँ कथन लिखे हैं ये सारे के सारे सही हैं। केवी कामत को पहला चेयरमैन बनाया गया और जो NBFID है उसको एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसके अलावा इसको जो RBI है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह है, इसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले इसमें 100% शेयर होगा। जब NBFID जिसकी गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख करोड़ की ये कंपनी बनेगी और मार्केट कंपनी बनेगी, इसकी मार्केट वैल्यू होगी, जब ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो सरकार अपना स्टेक 100% से रिड्यूस करके कितना कर देगी? 26% कर देगी। तो ये सारे के सारे जो कथन हैं ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 1921 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने डिजाइन किए। पहले तो आप मेरे को बताइए ये कैसे लगे आपको क्वेश्चन, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप ऐसे ही वीडियो आगे चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। और यदि आप अपनी स्टैटिक जीके जनरल स्टडी को रिवाइज करना चाहते हैं तो न्यूज़ को पढ़ना सीखिए, उसमें छुपे स्टैटिक जीके को समझना सीखिए, पहचानना सीखिए, जिससे आपकी जो जनरल स्टडी की जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप होगी और आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।